नमस्कार मित्रों, आइए सुने गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर के मर्मस्पर्शी उपन्यास नष्ट नीड़ की अंतिम कड़ी। विलायत से चिट्ठी आने का कौन सा दिन है, इस बात का चारू हमेशा ध्यान रखने लगी। पहले अदन से भूपति के नाम एक चिट्ठी आई। उसमें अमल ने भाभी को प्रणाम लिखा। स्वेज से भी अमल की चिट्ठी आई। उसमें भी उसने भाभी को प्रणाम लिखा। माल्टा से जो चिट्ठी आई उसमें भी भाभी के लिए प्रणाम लिखा आया, किंतु चारू को अपने नाम अमल की एक भी चिट्ठी नहीं मिली। आखिर चारू ने भूपति से सब चिट्ठियां लेकर उन्हें बार बार उलट पलट कर पढ़ देखा, किंतु प्रणाम के सिवा उनमें और कहीं भी कोई आभास तक उसके लिए नहीं था। इधर कुछ दिनों से चारू ने जिस शांत दुख के चंदोवे के नीचे आश्रय लिया था, अमल की उपेक्षा से वह बिल्कुल बिखर गया। उसके हृदय के भीतर फिर एक तरह का घात प्रतिघात शुरू हो गया और गृहस्थी के कार्यों में फिर भूकंप की सी हलचल पैदा हो गई। अब भूपति किसी किसी दिन आधी रात को उठ के देखते हैं कि चारू बिस्तर पर नहीं है। इधर उधर देखने पर पता लगता है दक्षिण की खुली खिड़की के पास बैठी है। भूपति को देखते ही चारू झट से उठकर कहने लगती, आज बड़ी गर्मी है, इसी से जरा हवा में आ बैठी हूं। इससे भूपति बेचैन हो उठे। उन्होंने पलंग के ऊपर पंखा खिंचवाने का इंतजाम करा दिया। साथ ही चारू के स्वास्थ्य बिगड़ने की आशंका से हमेशा उस पर नजर रखने लगे। चारू हंसकर कहा करती, मैं बड़े मजे में हूं, क्यों तुम बेकार में इतनी फिक्र किया करते हो। इतनी सी हंसी बिखेरने के लिए चारू को अपने हृदय की सारी शक्ति लगा देनी पड़ती। अमल विलायत पहुंच गया। चारू ने सोचा था कि रास्ते में उसके लिए अलग से चिट्ठी लिखने का अमल को शायद सही मौका नहीं मिला होगा। विलायत पहुंचकर वह उसे लंबी चिट्ठी देगा। अमल तो विलायत पहुंच गया, किंतु उसकी वह लंबी चिट्ठी नहीं आई तो नहीं ही आई। प्रत्येक विलायती डाक आने के दिन चारू अपने सारे कामकाज और बातचीत के भीतर ही भीतर फड़फड़ाती रहती। कहीं भूपति यह न कह दें कि तुम्हारे नाम की कोई चिट्ठी नहीं। इस आशंका से भूपति से चिट्ठी के विषय में कुछ पूछने की भी उसे हिम्मत नहीं पड़ती थी। चारू के मन की ऐसी विचित्र हालत थी। एक बार विलायती डाक आने के दिन भूपति धीरे धीरे भीतर आए और मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, एक चीज लाया हूं, देखोगी। चारू खुशी से भरकर चौंक पड़ी और बड़ी व्यस्तता के साथ बोली, कहाँ है, देखूं। भूपति चीज न दिखाकर हंसी मजाक करके नए दाम्पत्य सुख का रस लेने की कोशिश करते रहे और चारू अधीर होकर भूपति की चादर के भीतर से अपनी मनचाही वस्तु छीन लेने की कोशिश करती हुई मन ही मन सोचने लगी, सवेरे से ही मेरा मन बोल रहा था कि आज मेरी चिट्ठी आएगी ही, सो क्या कभी व्यर्थ हो सकता है। भूपति के मजाक की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ने लगी। वे उसे चालू रखने के लिए पलंग के चारों तरफ घूमने लगे और चारू उनका पीछा करती रही। अंत में थक जाने पर चारू नाराज होकर पलंग पर बैठ गई और उसकी आंखों में आंसू भर आए। स्त्री के भारी आग्रह से भूपति बहुत खुश हुए और अंत में चादर के भीतर से अपनी रचना की कॉपी निकालकर झट से चारू की गोद में रखकर बोले, नाराज ना हो, यह लो। यद्यपि अमल ने भूपति को लिख दिया था कि पढ़ने लिखने में लगे रहने से बहुत दिनों तक उसे चिट्ठी लिखने का समय नहीं मिलेगा, किंतु फिर भी दो एक बार डाक से अमल की कोई चिट्ठी न आने से चारू के लिए घर गृहस्थी कांटों की सेज हो उठी। संध्या के बाद
भूपति के भीतर आने पर बातों ही बातों में चारू ने बहुत ही उदास होकर ठंडे स्वर में पति से कहा, विलायत को एक तार देकर खबर मंगा लो ना कि अमल कैसे हैं। भूपति ने कहा, अभी 2 सप्ताह पहले उसकी चिट्ठी आ चुकी है कि अब पढ़ने लिखने में व्यस्त रहेगा। चारू ने कहा, अच्छा तो जाने दो। मैंने सोचा था आखिर परदेश है, शायद बीमारी मार पड़ गए हों, कुछ ठीक थोड़े ही है। भूपति बोले, सो बात नहीं, बीमार पड़ता तो खबर भिजवा देता, तार में खर्चा भी तो कम नहीं। चारू ने कहा, खर्चा बहुत ज्यादा लगता है क्या? मैं समझती थी कि ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 रुपया लगता होगा। भूपति ने कहा, नहीं नहीं, करीब 100 रुपए का धक्का समझो। चारू ने कहा, तब तो मुश्किल ही है। 2 दिन बाद चारू ने भूपति से कहा, मेरी बहन अभी चुंचुड़ा में है, तुम वहां जाकर उसकी खबर सुध ले आओ तो बहुत अच्छा हो। भूपति ने पूछा, क्यों, वे बीमार हैं क्या? चारू ने कहा, नहीं, बीमार तो नहीं है, तुम तो जानते हो तुम्हारे जाने से उन लोगों को कितनी खुशी होती है। भूपति चारू के अनुरोध पर घोड़ा गाड़ी पर सवार होकर हावड़ा स्टेशन चल दिए। रास्ते में बैलगाड़ियों की कतार लगी हुई थी, जिससे उनकी गाड़ी बहुत देर तक रुकी रही। इतने में एक परिचित टेलीग्राफ पियून उधर से जा रहा था। उसने भूपति को देखकर उनके नाम का एक टेलीग्राम उनके हाथ में दे दिया। विलायती टेलीग्राम देखकर भूपति एकाएक डर गए। सोचा, अमल शायद बीमार पड़ गया। डरते डरते उन्होंने तार खोल कर देखा। लिखा था, मैं सकुशल हूं। इसके क्या मानी? उलट पलट कर देखा तो मालूम हुआ वह प्रीपेड टेलीग्राम का जवाब है। हावड़ा जाना नहीं हुआ। गाड़ी वापस लौटाकर भूपति ने घर आकर स्त्री के हाथ में तार दे दिया। भूपति के हाथ में तार देखते ही चारू का चेहरा फक पड़ गया। भूपति ने कहा, इसके मायने मेरी कुछ समझ में नहीं आए। खोज करने के बाद भूपति को उसके मायने समझ में आ गए। चारू ने अपना एक गहना गिरवी रखकर उन रुपयों से जवाबी तार भेजा था। भूपति सोचने लगे, इतना करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। मुझसे जरा सा जोर देकर कह देती तो मैं ही तार भेज देता। इस तरह छिपाकर नौकर के हाथ से बाजार में गहना गिरवी रखने भेजना, यह तो कोई अच्छी बात नहीं। रह रहकर बार बार उनके मन में केवल यही प्रश्न उठने लगा, चारू ने क्यों इतनी ज्यादती की? एक धुंधला सा शक अनजाने ही उनके हृदय में चुभने लगा। उस शक को भूपति ने प्रत्यक्ष रूप में देखना नहीं चाहा, बल्कि भूले रहने की कोशिश की, किंतु पीड़ा ने किसी भी तरह उनका पीछा नहीं छोड़ा। अमल की तबीयत अच्छी है, फिर भी वह चिट्ठी नहीं लिखता। आखिर ऐसी कठोरता के साथ संबंध विच्छेद क्यों हुआ? चारू का जी चाहता है कि वह खुद जाकर एक बार रूबरू इस प्रश्न का उत्तर ले आए, किंतु बीच में समुद्र है, पार होने का कोई रास्ता नहीं। निर्मम अलगाव है, बेवजह अलगाव। सारे प्रश्नों और तमाम उपायों के बाहर का अलगाव है यह। चारू स्वयं को संभाल कर स्थिर न रख सकी। घर का कामकाज पड़ा रहने लगा। सभी कामों में उससे गलतियां होने लगी। नौकर चाकर चोरी करने लगे। उसके दीन भाव को देखकर सब कानाफूसी करने लगे। इतना सब कुछ होते हुए भी उसे होश नहीं आया। होते होते यहां तक हो गया कि अचानक वह चौंक चौंक उठती। बात करते करते उसे रोना आने लगता और उसे उठकर एकांत में जाना पड़ता। इतना तक हुआ
कि अमल का जिक्र सुनते ही उसका चेहरा फक पड़ जाता। आखिर भूपति से यह सब कुछ छिपा न रहा। जो बात उन्होंने एक क्षण के लिए भी कभी नहीं सोची थी, वह भी सोचनी पड़ी। संसार उनके लिए बिल्कुल रूखा और बूढ़े ढांचे सा हो गया। बीच में कुछ दिन के लिए भरपूर आनंद में भूपति अंधे हो गए थे। उन दिनों की याद उन्हें लज्जित करने लगी। जो अनजान बंदर रत्न को नहीं पहचानता, उसे क्या झूठा पत्थर देकर इस तरह ठगना चाहिए था? चारू की जिन बातों से, जिस प्रेम और व्यवहार से भूपति अब तक फूले फूले फिरते थे, वे सब बातें याद आ आकर उन्हें मूढ़ 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 कह कहकर बेंत मारने लगी। अंत में जब उन्हें बहुत परिश्रम से लिखी हुई अपनी रचनाओं का ध्यान आया, तो उन्होंने धरती को फटने के लिए कहा। अंकुश खाए हाथी की तरह वे एकदम चारू के पास पहुंचे और बोले, मेरी वे कॉपियां कहाँ हैं? चारू ने कहा, मेरे पास रखी हैं। भूपति ने कहा, ला दो उन्हें। चारू उस समय भूपति के लिए मटर की कचौड़ियां बना रही थी। बोली, अभी तुरंत चाहिए? भूपति ने कहा, हां, अभी तुरंत। चारू कढ़ाई उतारकर अलमारी में से कॉपियां और कागज निकाल लाई। भूपति ने अधीरता के साथ उसके हाथ से कॉपियां छीनकर चूल्हे में डाल दी। चारू जल्दी से उन्हें निकालने की कोशिश करती हुई बोली, यह क्या किया? भूपति ने उसका हाथ पकड़कर गरजते हुए कहा, बस रहने दो। चारू चकित होकर खड़ी रही। भूपति की सारी रचनाएं जलकर राख हो गई। चारू समझ गई। उसने एक गहरी सांस ली और कचौड़ी बनाना छोड़कर धीरे धीरे कदमों से दूसरी जगह चली गई। चारू के सामने अपनी रचनाएं नष्ट कर डालने का भूपति का इरादा नहीं था, किंतु ठीक सामने ही अंगीठी जल रही थी और उसे देखकर उनके सिर पर ऐसा खून सवार हो गया कि अपने को वे संभाल नहीं सके। छले गए मासूम पति के सारे श्रम को उन्होंने धूर्त स्त्री के सामने ही आग में डाल दिया। जब सब जलकर राख हो गया, तब उनकी आकस्मिक उग्रता कुछ शांत हुई और उन्हें ख्याल आया कि चारू अपने अपराधों का बोझ लेकर कैसे गंभीर दुख से चुपचाप सिर झुकाए चली गई। फिर जो सामने देखा तो सोचने लगे, मुझे मटर की कचौड़ियां अच्छी लगती हैं, इसी से चारू अपने हाथ से इतने जतन से कचौड़ियां बना रही थी। भूपति बरामदे में जाकर रेलिंग पर झुककर खड़े हो गए और मन ही मन सोचने लगे, मेरे लिए चारू की ये बिना थकी हुई कोशिशें हैं, ये धोखे हैं, इससे बढ़कर करुणा पैदा करने वाली बातें संसार में और क्या होंगी। ये सब धोखे केवल छल करने वाली गिरी हुई छलना मात्र नहीं है। इन छलनाओं के लिए अभागिनी को अपने टूटे हृदय की घायल यातना को चौगुना बढ़ाकर इतने दिनों से क्षण क्षण में अपने हृदय से न जाने कितना रक्त निचोड़ के निकालना पड़ा होगा। फिर वे मन ही मन कहने लगे, हाय री अबला, हाय री दुखी नारी, कोई जरूरत नहीं थी, मुझे इन सब की कोई जरूरत नहीं थी। इतने दिनों से प्रेम न मिलने पर भी नहीं मिला कहकर मैंने कभी कोई शिकायत नहीं की। मेरे दिन तो केवल लेख लिखने और प्रूफ देखने में बीत रहे थे। मेरे लिए इतना सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। तब फिर भूपति अपने जीवन को चारू के जीवन से दूर हटाकर डॉक्टर जैसे बिगड़े हुए मर्ज के रोगी को देखता है, वैसे ही दूरी बनाए हुए व्यक्ति की तरह उसे दूर से देखने लगे।
देखने लगे उस कमजोर नारी का हृदय प्रबल संसार द्वारा चारों तरफ से किस तरह आक्रांत हो रहा है। ऐसा कोई आदमी नहीं जिसके आगे वह अपनी सारी बातें कह सके। ऐसी कोई बात नहीं जहां वह सारा हृदय खोलकर हाहाकार करके अपना जी हल्का कर सके। फिर भी इस नारी को न दिखाने, न छोड़े जाने और प्रतिकार न किए जा सकने योग्य, हर पल इकट्ठा हो आए दुख भार को वहन करते हुए अत्यंत सहज साधारण स्त्रियों के समान अपनी ताजा मन पड़ोसिनों की तरह अपनी घर गृहस्थी का काम धंधा करना पड़ रहा है। भूपति ने अपने सोने के कमरे में जाकर देखा, जंगले की छड़ पकड़े चारू सूखी आंखों से एकटक बाहर की ओर देख रही है। धीरे से वे उसके पीछे जाकर खड़े हो गए। कुछ बोले नहीं, केवल उसके माथे पर हाथ रखकर रह गए। मित्रों ने भूपति से पूछा, बात क्या है? आज इतने व्यस्त कैसे? भूपति ने कहा, एक अखबार। एक मित्र बीच ही में बोल उठे, फिर अखबार? अपना घर द्वार सब कुछ अखबार की रद्दी में मोड़कर गंगा में बहा देने का ही निश्चय कर लिया है क्या? भूपति ने कहा, नहीं, मैं खुद नहीं निकाल रहा। मित्र ने पूछा, तो कौन निकाल रहा है? भूपति ने कहा, मैसूर में एक नया पत्र निकलेगा, मुझे उसका संपादक बनाया गया है। मित्र ने कहा, तो घर द्वार सब छोड़ छाड़ कर एकदम मैसूर चले जाओगे? चारू भी साथ जाएंगी क्या? भूपति ने कहा, नहीं, मामा वगैरह सब यहीं आकर रहेंगे। मित्र ने कहा, आखिर संपादकी का नशा तुम्हारा छूटा ही नहीं किसी तरह, आश्चर्य है। भूपति बोले, आखिर आदमी ही ठहरा भाई, आदमी के लिए एक ना एक नशा तो चाहिए ही, बिना नशे के वह जी कैसे सकता है। विदाई के समय चारू ने पूछा, अब आओगे कब? भूपति ने कहा, जब तुम्हें अकेलापन मालूम हो मुझे लिखना, मैं चला आऊंगा। विदा लेकर भूपति दरवाजे के पास पहुंचे ही थे कि चारू ने सहसा दौड़कर भूपति का हाथ पकड़कर कहा, मुझे भी साथ लेते चलो, यहां मुझे अकेला न छोड़ो। भूपति ठिठक कर खड़े हो गए और चारू के मुंह की तरफ देखते रहे। मुट्ठी ढीली हो जाने से भूपति के हाथ से चारू का हाथ फिसल गया। भूपति चारू के पास से हटकर बरामदे में जा खड़े हुए। अब भूपति को समझने में देर न लगी कि अमल के विछोह की स्मृति जिस घर को चारों तरफ से घेरे हुए ग्रस रही है, उस घर को चारू आग लगे जंगल की हिरनी की तरह छोड़कर भागना चाहती है। वे मन ही मन कहने लगे, किंतु मेरे विषय में इसने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं कहां भाग कर जाऊं। जो स्त्री हृदय में निरंतर दूसरे का ध्यान करती रहती है, परदेश जाकर भी मुझे उसे भूलने की छुट्टी नहीं मिलेगी। बंधुहीन सुनसान प्रवास में भी प्रतिदिन मुझे उसका साथ देना पड़ेगा। दिन भर परिश्रम करके संध्या के समय जब मैं घर लौटूंगा, तब उस घर में खामोशी साधे शोक में डूबी नारी के साथ मेरी वे संध्याएं कैसी भयानक हो उठेंगी। जिसके हृदय के भीतर मुर्दे का बोझ है, उसे अपने हृदय के पास बांधे रखना, यह मैं कब तक कर सकूंगा? आखिर कितने वर्षों तक प्रतिदिन मुझे इस तरह जीना पड़ेगा? जो घर टूट फूट कर चूर चूर हो चुका है, उसके ईंट पत्थर लकड़ियों के कूड़े कबाड़ को जहां का तहां पड़ा छोड़कर भी नहीं जा सकता मैं। उस बोझ को सिर पर लाद कर ले जाना पड़ेगा मुझे। भूपति ने चारू के पास आकर कहा, नहीं, अब मुझसे यह नहीं होगा।
पल भर में चारू का सारा खून जैसे सूख सा गया। उसका चेहरा कागज सा सफेद और शुष्क हो गया। वह पलंग की पाटी पकड़कर उसके सहारे किसी तरह खड़ी रही। भूपति ने उसी क्षण कहा, चलो चारू, मेरे साथ ही चलो। चारू ने कहा, नहीं, रहने दो। धन्यवाद मित्रों। यह उपन्यास आपको कैसा लगा, कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। जल्दी ही फिर उपस्थित होंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।